मेरा नाम नीतीश है। मैं उससे बहुत डरा हुआ था। बस यही सोच रहा था कि अब ना जाने क्या होगा। ना ही मैं कुछ गलत करना चाह रहा था, मगर सब कुछ खुद ब खुद गलत होता चला गया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी चालाक है। मुझे तो लगता था कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पत्नी के सर में हमेशा दर्द होता था। मैंने अपनी पत्नी के सर का दर्द दूर करने के लिए एक ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया था। मुझे लगा कि उसके इस्तेमाल से मेरी पत्नी के सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मगर मेरी पत्नी तो उसके इस्तेमाल के बाद गहरी नींद में सो जाती थी, और फिर उसके बाद जो होता शायद वो मैं आप लोगों को शब्दों में बयान करके भी नहीं बता सकता कि मैंने खुद पर कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था और मैं कितनी मुश्किल से उसे अपने सामने बर्दाश्त करता था। मैं बहुत खुश था। आज मैंने आयुषी के लिए बहुत ढेर सारे अरेंजमेंट जो किए हुए थे। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। आयुषी मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। मैं हमेशा उसे दूर दूर से देखकर खुश होता रहता था। आयुषी की दोस्त माधुरी हमेशा उसके साथ ही रहती थी। मैंने सुना था कि कुछ दिनों पहले आयुषी की माँ और माधुरी की माँ के बीच कोई झगड़ा हो गया था। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के घर पर नहीं जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे की पड़ोसन भी थी और एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दोनों ही बहुत शरीफ थी, मगर मैं तो सिर्फ आयुषी को पसंद करता था। ना जाने क्यों, जब से मैंने उसे देखा था तब से ही मेरे दिल में उसको पाने की चाहत जागने लगी थी। मैं कभी अपने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से बात नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन पहले मजबूरन मुझे माधुरी से बात करनी पड़ गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डायरेक्ट आयुषी को प्रपोज करूं, उससे बात करूं। इसलिए मैंने पहले उसके दोस्त का सहारा लिया। मुझे कॉलेज में लगभग सभी लोग जानते थे, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का काफी पुराना स्टूडेंट हो चुका था। मैं बीएचएम कर रहा था। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं किसी बड़े से होटल का मालिक बनूं। हालांकि मैं मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला था, मगर मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ थी। वो कहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी, मगर अभी मैं शादी नहीं करना चाहता था। पहले मुझे अपना करियर बनाना था, लेकिन अब जब मुझे आयुषी पसंद आ ही गई थी तो मैंने सबसे पहले उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी। मैंने उसकी सहेली माधुरी से बात की। मैंने माधुरी से कहा कि माधुरी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। वो कहने लगी कि अब आप बात को कितना घुमाओगे, मुझे बताओ भी तो सही कि क्या बात है। मैंने कहा, माधुरी, मुझे तुम्हारी दोस्त आयुषी बहुत अच्छी लगती है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। प्लीज जाकर उसे मेरा प्रपोजल दे दो। मेरी बात सुनकर माधुरी मुस्कुराने लगी थी। उसने कहा कि ये बात आप उससे डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे। मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका सामना करूं, तुम उसको बोल देना। माधुरी मेरी बात सुनकर इनकार करने लगी। उसने कहा, मैं ये बात उससे नहीं कह सकती। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं कह सकती, मैं उसे पसंद करता हूँ। वो कहने लगी कि शायद वो आपको पसंद ना करती हो। मैंने कहा कि ऐसे कैसे पसंद नहीं करती होगी, मुझ में कोई कमी है? तुम एक बार उससे पूछ सकती हो सकता है कि वो भी मुझे पसंद करती हो और उसने कभी किसी के सामने ये बात जाहिर करने की कोशिश न की हो। मैंने माधुरी से बहुत रिक्वेस्ट की तो माधुरी आयुषी तक मेरी बात पहुंचाने के लिए राजी हो गई थी। उसने जाकर आयुषी से बात कर ली थी। 2 दिन के बाद जब मैंने माधुरी से पूछा तो उसने जवाब दिया और वो कहने लगी कि वो तुमसे खुद बात करना चाहती है। कल कॉलेज के बाहर कैंटीन में वो तुमसे इस बारे में बात करेगी। मैं माधुरी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। मुझे लगता था कि आयुषी माधुरी की बात को अच्छी तरह से समझ गई है, तभी तो वो मुझसे बात करना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है। इसलिए आज मैंने कैंटीन में एक टेबल बुक करवा दिया था और उसकी अच्छी तरह से डेकोरेशन भी करवा दी थी। वेटर से कह दिया था कि जब मेरी दोस्त आएगी तो तुम्हारे कैंटीन की जो भी महंगी और फेमस आइटम है उसे मेरे टेबल पर सर्व कर देना। मैं बहुत खुश था। अच्छे से कपड़े पहनकर और अच्छे से रेडी होकर मैं कैंटीन में आयुषी के आने से 10 मिनट पहले ही आकर बैठ गया था। उस दिन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जब कैंटीन आ रहे थे, वो बार बार डेकोरेट हुई टेबल को देख रहे थे। वो लोग समझ गए थे कि आज कुछ स्पेशल है और ये दिन मेरे लिए स्पेशल ही तो था। मैंने सोच लिया था कि मेरी बात आयुषी तक पहुंच तो गई है, लेकिन अब मैं उसे खुद भी प्रपोज कर दूंगा। मैं बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद आयुषी ने कैंटीन के अंदर एंट्री की तो मेरी नजरें उसको देखती ही रह गई थी। मैं खुश हो गया था। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और मैंने उसे बैठने का इशारा दिया था। वो अपने साथ माधुरी को भी लेकर आई थी।
मैंने आयुषी से कहा कि तुम अकेली भी तो आ सकती थी, माधुरी से तो मैं बात कर चुका हूँ। मेरी बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि अच्छा, ऐसी भी कौन सी पर्सनल बात है जो तुम अकेले में करना चाहते हो। मैंने कहा कि तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। अच्छा, बैठकर बातें करते हैं और कुछ ऑर्डर भी करते हैं। आयुषी कहने लगी कि मुझसे बात करने के लिए ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। मैंने कहा कि तुमने मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाला तो फिर मैं एक्साइटेड क्यों नहीं होता। तो वो कहने लगी कि अच्छा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, माधुरी ने तुम्हें बताया नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं उसके सामने शर्माने लगा था। मेरी बात सुनकर फिर से आयुषी जोर जोर से हंसी और कहने लगी कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, ऑक्टोपस जैसी शक्ल है। तुम कद काट के अच्छे हो तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पसंद नहीं हो। और हैसियत क्या है तुम्हारी जो तुमने मुझे प्रपोज किया। मैं तुम जैसे लड़कों को घास भी नहीं डालती। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों की हकीकत। आइंदा मुझसे दूर रहना। मुझसे या मेरी दोस्तों से किसी भी तरह की मुझसे रिलेटेड कोई गलत बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो आयुषी, प्लीज धीमी आवाज में बात करो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। आयुषी ने अपनी आवाज और तेज कर ली और कहने लगी कि देख रहे हैं तो देखते रहें, लोगों को भी तो पता लगे कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। आइंदा इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी मुझे प्रपोज करे। मेरा प्रिंस चार्मिंग तो कोई और ही होगा, तुम जैसा लड़का नहीं। और हैसियत क्या है तुम्हारी जो तुम मुझे प्रपोज करने चले हो। आयुषी ने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को हाथ से गिराकर दूर फेंक दिया था। वहां पर मौजूद सारे ही लोग हमें गौर गौर से देख रहे थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आयुषी वहां से चली गई थी। वापस पलटकर मैंने उसे आवाज भी नहीं दी, क्योंकि वो सबके सामने मेरी काफी बेइज्जती कर चुकी थी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ लोग मुझे देखकर हंस रहे थे तो एक दो लोगों ने मोबाइल निकालकर मेरी वीडियो भी बना ली थी। माधुरी वहीं खड़ी रह गई थी। मैंने अपने आंसू भरी नजरों से माधुरी की तरफ देखा और कहा, अगर उसका जवाब यही था तो तुम मुझे खामोशी से भी तो बता सकती थी, इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। माधुरी कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसे रिएक्ट करेगी। वैसे उसने मुझे इनकार कर दिया था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके सपने बहुत ऊंचे हैं नीतीश, आइंदा उसके बारे में मत सोचना। उसके दिल में तो कोई लड़का नहीं है, मगर वो चाहती है कि उसकी शादी किसी अमीर लड़के से हो, किसी ऐसे लड़के से हो जो सारी जिंदगी उसे ऐश की जिंदगी दे सके। मुझे माफ कर देना, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है और आइंदा इस लड़की से दूर रहना। वो भले ही मेरी दोस्त है, मगर वो जिस तरह तुम्हारी बेइज्जती करके गई है ये तो मुझे भी पसंद नहीं आया। ये कहकर माधुरी भी वहां से चली गई थी। मैं अपने घर आ गया था और खुद को मैंने अपने कमरे में बंद कर लिया था। मैं जो अपने माता पिता का लाडला बेटा था, क्यों मुझे आयुषी ने रिजेक्ट कर दिया था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन मैं सबसे ज्यादा रोया था और फिर मैंने धीरे धीरे अपने दिल से आयुषी को निकाल दिया था। ऐसा करना मेरे लिए वाकई मुश्किल था, मगर आयुषी मोहब्बत के लायक नहीं थी। वैसे भी कॉलेज में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद मुझे अपने करियर पर फोकस करना था, लेकिन जितने दिन मैं कॉलेज में रहा इतने दिनों में कई बार आयुषी ने मुझे लोगों के सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर तरह से अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरी मजाक उड़ाया करती थी। कहने को तो वो खुद भी अमीर बाप की बेटी नहीं थी, एक मामूली से बैंक में नौकरी करने वाले आदमी की बेटी थी और उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। फिलहाल काफी समय तक मैंने शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। ऐसा नहीं था कि मुझे दोबारा कभी आयुषी की याद आई हो, उसकी यादों को मैं पूरी तरह से मिटा चुका था। जितनी बेइज्जती उसने लोगों के सामने मेरी की थी, उस हिसाब से उस दिन के बाद कभी मुझे उसकी याद नहीं आई थी और ना ही कभी मैंने ये सोचा था कि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। एक तरफा मोहब्बत को हम लोग दिल से कभी नहीं निकाल सकते। अगर मोहब्बत है तो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी मोहब्बत कायम होती है। मैं यही सोचकर अपना दिल बहला लिया करता था, लेकिन मुझे एक कामयाब इंसान बनना था। इसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी थी। मुझे अपना सपना पूरा करना था। मैंने सोच लिया था कि चाहे मुझे अब अपना सब कुछ दांव पर क्यों ना लगाना पड़ जाए, मगर मैं अपना होटल खोल कर रहूंगा। मेरा सपना पूरा करने में मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत मदद की थी। सबसे पहले तो मैंने मैनेजर की नौकरी तलाश की थी और कुछ वक्त तक मुझे एक अच्छे होटल में नौकरी मिल गई थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की हासिल करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत करके अपना सपना पूरा कर लिया था। मैंने छोटा ही सही मगर अपना एक होटल खोल लिया था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मुझे इस छोटे से होटल को बड़ा करने की भी तरक्की हासिल हो जाएगी।
फिलहाल मेरा सपना धीरे धीरे पूरा होता हुआ देखकर मैं बहुत खुश रहने लगा था। आखिरकार मैंने दिन रात मेहनत जो की थी, अब मेरी मम्मी और बहन हमेशा मुझसे जिद करती रहती थी कि तुम शादी कर लो। मैं अभी भी उन लोगों से इनकार कर रहा था तो मेरे पापा ने मम्मी और मेरी बहन को ऑर्डर दिया कि तुम इसके लिए लड़की तलाश करना शुरू करो। मेरे घर में वैसे भी मेरे पापा के ही ऑर्डर चलते थे और अपने पापा की बात को मैं कभी टाल नहीं सकता था। जितना समय उनको मुझे देना था वो दे चुके। अब वो भी यही चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। अब मैं अपने घर वालों के आगे क्या कहता। मेरा सपना पूरा हो चुका था। वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे तो करवा सकते थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। जब मुझे लड़की का फोटो दिखाया गया तो मैं हैरान रह गया था, क्योंकि जिस लड़की को मेरे मम्मी पापा ने पसंद किया था वो लड़की माधुरी थी। माधुरी का फोटो देखकर मैंने इस रिश्ते से इनकार करना चाहा था, मगर मैंने सोचा कि एक बार मुझे माधुरी से बात कर लेनी चाहिए। माधुरी बहुत अच्छी लड़की थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैं एक बार माधुरी की मर्जी जानना चाहता था। अगर वो अपने माता पिता की मर्जी के मुताबिक मेरे साथ शादी करना चाहती है तो मुझे उससे शादी करने में कोई एतराज नहीं था। मेरे पास माधुरी का नंबर था। मैंने उसका नंबर डायल किया। माधुरी ने मेरा फोन रिसीव किया। शायद उसके पास मेरा नंबर नहीं था, इसलिए वो मेरी आवाज सुनकर भी मुझे पहचान नहीं पाई थी। मैंने उसे बताया कि मैं नीतीश बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माधुरी ये बात जानती थी कि जो लड़के वाले उसे पसंद करके गए हैं वो मेरे घर वाले हैं। मैंने कहा, माधुरी क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? माधुरी कहने लगी कि अभी मेरे घर वालों ने आपकी फैमिली वालों को कोई जवाब नहीं दिया। पहले मेरे घर वाले मुझसे मेरा डिसीजन लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए हमने लड़का पसंद कर लिया है, हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें या नहीं। मैंने उससे पूछा तो तुमने उनका क्या जवाब दिया, तुम क्या चाहती हो? माधुरी कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं इस रिश्ते से मना करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप तो आयुषी को पसंद करते हो, तो फिर मुझसे शादी क्यों करोगे? मैंने कहा, अगर तुम अपने माता पिता की बात मानना चाहती हो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकती हो, लेकिन अगर तुम अपनी दोस्त के नजरिए से मुझसे बात कर रही हो तो फिर तुम गलत सोच रही हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त को पसंद नहीं करता। मेरे दिल से तो अब उसका ख्याल भी निकल चुका है। वो मेरी काफी बेइज्जती कर चुकी थी। उसी दिन से मैंने उसको अपने दिल से निकाल दिया। मैं भी अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक शादी कर रहा हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर मुझे एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकती हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और शायद तुम जानती नहीं हो कि मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। मैं शहर के सबसे बड़े होटल का मालिक बनना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। मेरा सपना अभी पूरी तरह से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अपना सपना पूरा कर लूंगा। मेरे घर में तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और अगर तुम इनकार करना चाहती हो तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। 2 दिन गुजर गए थे। मेरे घर वाले आपस में बातें कर रहे थे कि अभी तक लड़की वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मैं समझ गया था कि माधुरी ने इस रिश्ते से इनकार ही कर दिया होगा, मगर जब तीसरे दिन माधुरी के माता पिता खुद हमारे घर मुझे देखने के लिए आए तो मैं शॉक्ड रह गया था। उन लोगों ने मुझसे मुलाकात की और इस तरह दोनों ही परिवारों के बीच माधुरी का और मेरा रिश्ता तय हो गया था। हम दोनों की शादी में अभी 7 महीने का समय था, क्योंकि माधुरी बीएससी कर रही थी और उसका फाइनल ईयर चल रहा था। 4 महीने के बाद उसके एग्जाम्स थे और उसके घर वालों ने 3 महीने का टाइम एक्स्ट्रा लिया था। लेकिन रिश्ता तय होने के 15 दिन बाद ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। मैं इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं था तो दुखी भी नहीं था। बस घर वालों की खुशी की खातिर ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर अब इमोशंस नहीं थे। मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। मेरी एंगेजमेंट का जब दिन आया तो मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से माधुरी का सामना करूंगा, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि माधुरी ने ही तो इस रिश्ते के लिए हाँ की होगी, तभी तो रिश्ता फाइनल हुआ है। फिलहाल एंगेजमेंट का दिन आया तो माधुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था और उसके साथ साथ आयुषी भी चलती हुई आ रही थी। आयुषी बहुत सुंदर लग रही थी, माधुरी भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने आयुषी की तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की। आयुषी माधुरी को लेकर मेरे बराबर में आई और उसने उसको मेरे पास बैठा दिया। वो माधुरी से कहने लगी कि अरे वाह माधुरी, जिस लड़के ने तुम्हारे हाथ मेरा प्रपोजल भेजा था तुम तो उसी से शादी करने जा रही हो। क्या ये बात तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि इसके दिल में मैं थी, लेकिन मेरे सपनों का राजकुमार तो कोई और ही है और अब वो मुझे मिल चुका है। मगर माधुरी तुम अपना ख्याल रखना, मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी में बहुत डिफरेंस होगा।
इंसान को अपनी सोच बहुत हाई लेवल की रखनी चाहिए, जैसे कि खासकर लड़कियों को। ये कहकर आयुषी जोर जोर से हंस रही थी। वो मुझ पर ताने कस रही थी। मैं आज भी उसकी दी हुई इंसल्ट को खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था, जबकि माधुरी बार बार उसे खामोश रहने का इशारा दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने और माधुरी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और इस तरह हम दोनों के रिश्ते को मजबूती मिल गई थी। एंगेजमेंट का फंक्शन खत्म होने के बाद जब मैं घर आया और कपड़े चेंज करने के बाद अपने बिस्तर पर लेटा तो मैंने अपना फोन चेक किया। मेरे मोबाइल पर माधुरी के नंबर से बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। मेरा फोन साइलेंट पर था। मैंने माधुरी के नंबर पर कॉल बैक की। माधुरी मुझे कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इस समय फोन कर रही हो और वो भी इतनी ढेर सारी कॉल्स। माधुरी कहने लगी कि मुझे आपसे माफी मांगनी थी आयुषी की तरफ से। वो तो पागल है और इसी तरह की बातें करती है। मुझे लगा आपको हर्ट हुआ होगा, यही पूछने के लिए मैंने आपको कॉल की है। आप प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे काफी लंबे समय से जानती हूँ। हर इंसान का अपना एक ड्रीम होता है। जैसे आपका ड्रीम आपका बिजनेस है, इसी तरह आयुषी का ड्रीम भी किसी अच्छे और अमीर लड़के से शादी करना है और लग्जरी लाइफ को जीना है। मैंने कहा, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? वो कहने लगी कि आज उसने फिर से आपके इंसल्ट की, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारी दोस्त है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। माधुरी कहने लगी कि हाँ, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। उसने मुझसे कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। मैंने उसे इस बारे में पूछा था। मैंने कहा, तो तुमने अपनी सहेली के कहने पर रिश्ते के लिए हाँ की थी? उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे घर वालों को आप पसंद थे और मुझे भी। ये कहकर माधुरी खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर से बोली कि आप अच्छे लग रहे थे। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। माधुरी की बातों से मुझे ये एहसास हो गया था कि वो सच में बहुत अच्छी लड़की है और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए मुझे उससे शादी करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे कभी कभी मेरी माधुरी से फोन पर बात होती रहती थी। मैं तो उससे आयुषी का कोई जिक्र करता ही नहीं था। वही मुझे अपने दोस्त की बातें बताती रहती थी। एक दिन उसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि आयुषी को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। जैसे लड़की की उसे तलाश थी वो बिल्कुल वैसा ही है। देखने में स्मार्ट, अमीर, पढ़ा लिखा। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, उसका सपना पूरा हो गया। तो वो शादी कब कर रही है? माधुरी ने मुझे बताया कि शादी का तो अभी उसका कुछ पता नहीं है, मगर उस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। माधुरी बहुत शर्मीली लड़की थी। उससे प्यार मोहब्बत की बातें करनी तो आती ही नहीं थी। वो इधर उधर की बातें ज्यादा किया करती थी, लेकिन मुझे उसकी ये बातें भी अच्छी लगती थी। फिलहाल मेरी शादी का समय आ गया था। मेरे घर वाले और माधुरी के घर वाले दोनों ही बहुत खुश थे और हमारी शादी धूमधाम से की गई थी। मगर अजीब बात ये थी कि हमारी शादी पर आयुषी नहीं आई थी। मैं माधुरी से आयुषी के बारे में कुछ पूछता नहीं था, इसलिए मैंने माधुरी से आयुषी के बारे में कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि कहीं माधुरी को मेरा आयुषी के बारे में कुछ भी पूछना बुरा न लगे, क्योंकि अब तो वो मेरी पत्नी बन चुकी है। वो मेरे घर आ चुकी है और मैं उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। मैंने शादी के बाद हर तरह से माधुरी को खुश रखने की कोशिश की थी। मेरा होटल भी बहुत अच्छा चल रहा था। उससे मुझे जितना प्रॉफिट होता उस पर मैंने अपने लिए एक अलग से फ्लैट खरीद लिया था, जो कि बहुत सुंदर था। मेरे मम्मी पापा को मैंने कहा था कि आप लोग भी मेरे साथ रहिए, मगर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपनी पत्नी को लेकर उस फ्लैट में रहो। हम इसी घर में खुश हैं। जब हमारा मन होगा तो हम तुमसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे। जिस घर में मेरे पेरेंट्स रहते थे वो घर वैसे भी मेरे दादाजी का था। वहां पर मेरे चाचा जी भी रहते थे। सब लोगों में आपस में बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए दोनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। मैंने सोचा मैं कुछ दिन उस फ्लैट में रह लिया करूंगा और कुछ दिन यहाँ अपने घर रहने के लिए आ जाया करूंगा। मैं और माधुरी अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। मेरी जिंदगी माधुरी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपने होटल गया हुआ था। जब मैं एक दिन अचानक दोपहर के समय घर में आ गया तो मैंने देखा कि मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। ये लोग कौन थे मैं इन्हें नहीं जानता था, लेकिन मैंने देखा था कि मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही माधुरी ने मुझे बताया कि ये हमारे पड़ोसी हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग मेरे घर से चले गए थे। मैंने माधुरी से पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, आखिर क्या बात है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे?
माधुरी तो तेज आवाज से रोने लगी। मैंने कहा, बताओ भी क्या हो गया? उसने मुझे बताया कि ये आयुषी के माता पिता थे। दरअसल आयुषी को इन्होंने अपने घर से निकाल दिया है क्योंकि आयुषी ने एक बहुत गलत काम किया है। मैंने कहा, कैसा गलत काम? क्या हुआ आयुषी को? वो कहने लगी कि जिस लड़के से आयुषी प्यार करती थी, उस लड़के के साथ आयुषी से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो माँ बनने वाली थी और उसकी ये खबर उसके घर वालों को पता चल गई तो इन लोगों ने बहुत हंगामा किया और आयुषी को घर से निकाल दिया। अब आयुषी कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। उसके घर वालों को भी ये नहीं पता कि वो कौन सा लड़का है। मैं आयुषी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए उसके माता पिता मुझसे पूछने के लिए आए थे कि तुम्हें तो जरूर इस बारे में सब कुछ पता होगा। मुझे पता था कि वो लड़का कौन है। मैंने उनको सब कुछ बता दिया, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों इतनी बड़ी गलती कर देंगे। आयुषी के माता पिता मुझे बहुत बातें सुनाकर गए हैं। आज उसकी वजह से मुझे उसके माता पिता के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। माधुरी की बात सुनकर मुझे आयुषी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो उस लड़के से मोहब्बत करती थी, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। फिलहाल मुझे आयुषी से कोई मतलब नहीं था। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग हमारे घर आकर तुम्हें कोई बात नहीं सुनाएंगे। तुम परेशान मत हो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली दे दी थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल कुछ दिनों बाद हम दोनों पति पत्नी इस बात को भूल गए थे। माधुरी अपने मायके जाती थी, वहां जाकर उसे आयुषी के बारे में कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि जिस दिन से वो घर से निकली थी उस दिन से वो कभी वापस ही नहीं आई थी। उसके घर वाले भी कुछ नहीं जानते थे। धीरे धीरे हमारी शादी को 1 साल हो गया था। हम दोनों बहुत प्यार से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। माधुरी एक अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसका मेरी जिंदगी में शामिल होने से मुझे दिन ब दिन सक्सेस मिल रहा था। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब मेरी मुलाकात आयुषी से हुई। मुझे लगता था कि अब कभी मेरा सामना आयुषी से नहीं होगा। ये रात का समय था जब मैं अपने स्टाफ के साथ होटल बंद करने के बाद वहां से निकलने जा रहा था, जब अचानक होटल की सीढ़ियों पर मैंने एक लड़की को बैठे हुए देखा जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मेरे वॉचमैन ने कहा कि मालिक, ये लड़की रोज यहाँ आकर बैठ जाती है, खाना मांगती है तो हम में से कोई भी इसे खाना दे देता है या फिर पैसे दे देता है। ये बहुत मजबूर है। मैंने उससे कहा कि सुनिए, क्या आपको मदद की जरूरत है? मेरी आवाज सुनकर वो लड़की जैसे झट से खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे से जब दुपट्टा हटाया तो मैं उसे देखकर फौरन ही पहचान गया था। काले कपड़े पहने हुए जो जगह जगह से फटे हुए थे, उसके चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी। ये बहुत ही खराब हालत में खड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि आयुषी ही थी। उसे इस हालत में देखकर मैं फौरन ही घबरा गया था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे देखकर रोने लगी। वो इससे पहले कुछ बोलती मैंने अपना केबिन खुलवाया और उसे वहां लेकर चला गया था। मैंने एक नौकर से कहा कि वो खाना गर्म करे, कुछ तो खाने का होगा। नौकर खाना लेकर आ गया था। आयुषी ने खाना खाया। वो कांप रही थी, ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से भूखी है। उसने पेट भरकर खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि अब बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे मेरी किस्मत ने धोखा दिया है। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की और तुमने आज मुझे मुश्किल में देखकर मेरी मदद की और मुझे खाना दिया। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। दरअसल जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर चल रहा था वो सिर्फ दिखावे का अमीर था। उसने मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो मैं उसके पास गई और उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। उसने मुझसे शादी से तो इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि जहाँ पर मैं रहता हूँ मैं तुम्हें वहीं अपने साथ रखूंगा। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, मगर वो मुझे अपने घर नहीं लेकर गया बल्कि मुझे अस्पताल ले गया और वहां जाकर उसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और फिर मुझे अस्पताल में ही बेसहारा छोड़कर चला गया। मैं उसे कई दिनों से तलाश कर रही हूँ, मगर वो मुझे धोखा दे चुका है। ऐसी हालत में मैं घर भी नहीं जा सकती, इसलिए इधर से उधर न जाने कितने समय से घूम रही हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। मैंने कहा कि तुम रोना बंद करो, तुम यहाँ मेरे होटल में रह सकती हो, यहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे हो। मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है कि तुम्हें ठुकराकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है।
फिर उसने मेरी पत्नी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, बस आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। तुम यहाँ जितने समय रुकना चाहती हो रुक जाओ, मैं चलता हूँ। माधुरी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, आयुषी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। क्या तुम मुझे 1-2 दिन के लिए अपने घर लेकर चलते हो? मैं ज्यादा समय वहां पर नहीं रहूंगी। मैंने कहा लेकिन इतने में ही आयुषी बोल पड़ी और कहने लगी, मैं अपनी बेबसी की पूरी कहानी माधुरी को बता दूंगी। मुझे उम्मीद है कि उसे मेरी बात सुनकर यकीन आएगा। मैं आयुषी को लेकर अपने घर चला आया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसको अपने घर ले जाकर सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे कहीं भी छोड़ सकता। इस 1 साल में वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी खूबसूरती तो जैसे कहीं खत्म हो गई थी। मैं उसे जब लेकर घर आया तो वो मेरे घर को बेताब नजरों से देख रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो कि ये सब कुछ मेरा है। माधुरी किचन में किसी काम में बिजी थी। मैंने आयुषी से बैठने के लिए कहा। माधुरी जैसे ही बाहर आई तो उसने आयुषी को बैठे हुए देखा तो मुझसे कहने लगी कि ये कौन है, क्योंकि आयुषी ने अपना चेहरा ढका हुआ था। आयुषी ने जब अपना चेहरा खोलकर माधुरी को दिखाया तो वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माधुरी को यकीन नहीं आ रहा था कि आज आयुषी ऐसी हालत में उसके सामने बैठी हुई है। वो हैरान रह गई थी कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। फिर आयुषी ने अपने बारे में सब कुछ माधुरी को बता दिया। मैं जो अभी उन दोनों के पास खड़ा हुआ था, उनकी बातें सुन रहा था। आयुषी ने माधुरी को बताया कि तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, जिसने मुझे सहारा दिया। माधुरी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरी बड़ी बहन दुबई रहती है। वो वहां से 2 साल में एक बार हमसे मिलने के लिए आती है और उसको गए हुए 2 साल होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अगले महीने इंडिया जरूर आएगी। मैं उससे मदद मांग लूंगी। वो मेरे माता पिता को समझाएगी। मम्मी पापा वैसे भी उसकी बात बहुत मानते हैं। उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी मुझे माफ कर देंगे और मुझे घर में रहने के लिए जगह दे देंगे, लेकिन तब तक मुझे तुम्हारे घर में रहना पड़ेगा। माधुरी ने तो फौरन ही कह दिया था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकती हो। माधुरी ने मेरी तरफ देखा और वो कहने लगी कि मैं ठीक कह रही हूँ ना। मैंने कहा कि हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। माधुरी ने आयुषी का हुलिया ठीक किया और उसे रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया था। अब आयुषी हमारे घर की मेंबर बन गई थी। मैं तो ज्यादातर अपने काम से काम रखता था, लेकिन मैंने देखा था कि जिस दिन से आयुषी हमारे घर में आई थी, मेरी पत्नी उसके आने से बहुत खुश रहने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिजी रहती थी। पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी के सर में दर्द हो रहा था। मैंने उसको डॉक्टर के यहाँ भी दिखा दिया था, मगर डॉक्टर की दवाई खाने के बाद उसे सिर्फ कुछ समय तक आराम रहता था। उसके बाद वो दोबारा से दर्द बताती रहती थी। एक दिन मैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर अपना कुछ सामान ऑर्डर कर रहा था, जब अचानक मेरे सामने हेड मसाजर शो होने लगा। हेड मसाजर वो मशीन होती है जो वाइब्रेशन से हमारे सर की मसाज करती है। ज्यादातर जिन लोगों के सर में दर्द होता है, इस मशीन की मदद से उनके सर का दर्द कम हो जाता है और पेशेंट को बेटर फील होता है। मैंने अपनी पत्नी के लिए हेड मसाजर ऑर्डर कर दिया और जब 3 दिन के बाद वो मुझे डिलीवर हुआ तो वो मैंने अपनी पत्नी को दे दिया। मेरी पत्नी कहने लगी कि ये क्या चीज है, तो मैंने कहा कि तुम इसे अपने सर पर इस्तेमाल करना, ये तुम्हारे सर की बहुत अच्छी मालिश करेगा, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। ये प्रोडक्ट आयुषी को भी बहुत पसंद आया था। 1-2 दिन माधुरी ने रात के समय उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। उसके सर के दर्द को काफी सुकून मिला था, लेकिन कुछ दिन गुजरे तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी को इस प्रोडक्ट की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई थी। वो रात को जब इसकी मसाज लेती तो सारी रात गहरी नींद में सोती रहती थी। इस दौरान मैंने नोटिस किया था कि आयुषी मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें करने लगी थी। हालांकि मुझे उससे बात करना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि उसको मैं इस घर में लेकर आया हूँ तो उसका ऐसा बिहेव करने से मेरी पत्नी को हम दोनों के बीच कुछ गलत लगे। आयुषी हमेशा मेरे सामने अपनी किस्मत का रोना रोती रहती थी और बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा करती रहती थी, लेकिन अब तो वो हद पार करने लगी थी। बातों ही बातों में धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। उसे हमारे घर में रहते हुए 15 दिन से ज्यादा गुजर गए थे और इन 15 दिनों में मैंने नोटिस किया था कि वो मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली हो रही थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी पत्नी तो हर रात गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह को भी वो देर से उठती थी। मैं सुबह को जल्दी होटल के लिए निकल जाता था।
वो माधुरी की नज़र बचते ही मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। एक दिन आयुषी ने मुझसे फिर से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि नीतीश, माधुरी कितनी लकी है कि उसे तुम जैसा पति मिला है जो उसे इतना प्यार करता है। मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तुम जैसे इतने अच्छे इंसान को मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इंसान हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचता है और तुमने भी अपने लिए अच्छा ही सोचा था। अभी मैं आयुषी से ये बात कर ही रहा था कि तभी वो कहने लगी कि मेरी जिंदगी दोबारा से अच्छी हो सकती है नीतीश, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, खामोशी से इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम माधुरी की केयर करते हो, उसका ख्याल रखते हो, उससे मोहब्बत करते हो। ये सब कुछ तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। तुम्हारी पहली मोहब्बत तो मैं ही हूं ना। भले ही तुम माधुरी को अपनी पत्नी बना चुके हो, लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ। मैंने तो जोर से आयुषी का हाथ झटक दिया और कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम मेरे दिल से कब का निकल चुकी हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, हमेशा तुम मेरी बेइज्जती करती रहती थी। वो सब कुछ भले ही मैं भूल गया हूँ, लेकिन अब तुम बहुत गलत कर रही हो। आयुषी मेरे आगे रोने लगी और कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने कहा कि मैं माधुरी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। आयुषी मेरी बात सुनकर कहने लगी कि कैसे बताओगे तुम माधुरी को ये सब? बल्कि मैं उसको बताऊंगी कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तभी तो तुम मुझे अपने घर में खुद ही लेकर आए हो। वरना जिस लड़की ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तुम्हारे दिल में उसके लिए रहम क्यों आ गया? मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच दरार पैदा करूंगी। फिर हार कर माधुरी ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम और तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हारे दिल में आज भी लालच है, तुम कभी किसी की नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें सहारा दिया, मगर तुम कभी नहीं बदल सकती। मैं ये कहकर गुस्से से घर से निकल आया था, लेकिन उस दिन उसने मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ बहुत भड़काया था। न जाने उसने मेरे बारे में मेरी पत्नी से कैसी कैसी बातें की थी, क्योंकि जब मैं रात को घर आया तो मेरी पत्नी का मूड मेरी तरफ से ठीक नहीं था। मैं समझ गया था कि आयुषी ने जरूर कुछ न कुछ किया है। मैंने माधुरी से कहा, माधुरी, मुझे तुम्हारी सहेली का यहाँ रहना ज्यादा पसंद नहीं है। तुम इससे पूछो कि इसकी बहन इंडिया कब आ रही है और कब ये यहाँ से जाने वाली है। जिस पर मेरी पत्नी ने गुस्से में मुझे जवाब दिया, आप उसे यहाँ लेकर ही क्यों आए हो? अब जब आप उसे सहारा दे चुके हो तो आपको पूरी तरह से ही उसे सहारा देना चाहिए। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? माधुरी, तुम जानती हो कि मैंने उसकी मदद इंसानियत के नाते की है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं माधुरी की आंखों में आंसू देख चुका था। अभी मैं उसे अपनी सफाई में कुछ कहता, तभी आयुषी हमारे कमरे में आ गई। जिस दिन से आयुषी मेरे घर में आई थी, मेरे घर का चैन सुकून खत्म हो गया था। मुझे नहीं पता था कि वो मदद करने का बदला इस तरह से चुकाएगी। मैं बहुत परेशान था कि मैं आयुषी का क्या करूं। मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहने लगी थी, जबकि आयुषी मेरी पत्नी के सामने सीधे बनने का नाटक करती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं तो बस यही चाहता था कि किसी भी तरह से आयुषी हमारे घर से चली जाए। वो मुझे ब्लैकमेल करती रहती थी कि मुझसे शादी कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। अब हर रात ही माधुरी मसाज लेने के बाद गहरी नींद में सो जाती थी। न जाने उसे इतनी नींद क्यों आती थी। उस रात मैं भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी, और जितना होता मैं अब आयुषी से दूर रहने की कोशिश करता था। मैं नहीं चाहता था कि आयुषी कोई नई चाल चले और जिससे मेरी पत्नी का रिश्ता कमजोर हो। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो दरवाजे पर आयुषी थी। मैंने कहा कि क्या हुआ आयुषी, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं हो? आयुषी कहने लगी कि मेरे कमरे की खिड़की हवा से बार बार खटखट बोल रही है। तुम जरा एक नजर जाकर खिड़की को देख लो। तुम्हारे मजबूत हाथों से शायद खिड़की का दरवाजा बंद हो जाए। उसकी आवाज से मुझे इरिटेशन हो रही है। मैं ठीक से नहीं सो पा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया था। वो आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं जब खिड़की को देखने लगा तो खिड़की बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा, आयुषी, खिड़की तो बिल्कुल ठीक है। वो धीमे धीमे चलती हुई मेरे करीब आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
कहने लगी कि मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। वो झूठ बोलकर बहाने से मुझे अपने कमरे तक लेकर आई थी। मैंने कहा कि चाहे जो हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, उसे धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भी मेरी पत्नी को धोखा देने पर मजबूर कर दो। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था तो फिर अब तुम क्यों मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो? आयुषी कहने लगी कि हाँ, वो मेरी गलती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने कामयाब और अच्छे इंसान हो। माधुरी की खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। जो सब मैं डिजर्व करती थी वो सब कुछ माधुरी की किस्मत में चला गया। मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। मैंने कहा, तो इसमें तुम्हारी गलती है। माधुरी तो जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता था, फिर भी उसने मुझसे शादी की। ये उसकी अच्छाई है, लेकिन तुम उसके दिल में मेरे खिलाफ जहर भर रही हो। तुम मेरा घर खराब कर रही हो। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गई हो? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी नीयत खराब है तो मैं कभी भी तुम्हें अपने घर में लेकर ना आता। मेरी इस बात पर आयुषी हंसने लगी और कहने लगी, अब तो तुम अपना घर खराब कर चुके हो। मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे खिलाफ हमेशा भड़काती रहती हूँ। उससे यही कहती हूँ कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, उस जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है। और तो और उसे ये भी बताती हूँ कि वो कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मुझे नजर भरकर देखता रहता है। इस सब से तुम्हारी पत्नी को जलन महसूस होती है। वो चाहती तो है कि मुझे इस घर से निकाल दे, लेकिन मैं कुछ भी करके इस घर से नहीं जाऊंगी। और अब तो तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते और माधुरी को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल देते। मैंने आयुषी से कहा कि तुम्हें जो करना है करो, जो तुम चाहती हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उससे बहुत तंग आ चुका था। मैं बस यही चाहता था कि किसी भी तरह मेरी पत्नी मुझे गलत न समझे। मैं आयुषी के कमरे से तंग आकर खुद ही जाने लगा था। जैसे ही मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि दरवाजे पर तो माधुरी खड़ी हुई थी। मैंने जब माधुरी को देखा और कहा कि माधुरी तुम, मैं तो शॉक्ड रह गया था। आयुषी पीठ फेर कर ही खड़ी हुई थी। आयुषी ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया, अपने होठों पर लगी हुई लिपस्टिक को अपने हाथों से साफ किया, जल्दी से अपने बाल बिखेरे, और जब उसकी नजर भी माधुरी पर गई तो उसने फौरन ही उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। वो चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और जल्दी से माधुरी के करीब गई। कहने लगी, माधुरी, तुम्हारा पति इतनी रात को मेरे कमरे में मेरी इज्जत खराब करने के लिए आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गई हो। देखो तुम्हारे पति ने मेरी क्या हालत कर दी है। मैं भी जल्दी से माधुरी के करीब गया। मैंने कहा, माधुरी ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये खुद मुझे हमारे कमरे से लेकर आई है। माधुरी ये बहुत झूठी है, तुम इसकी बात पर यकीन मत करना। मेरी पत्नी की आंखों में खून उतर आया था। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने कहा, माधुरी प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आयुषी कहने लगी कि तुम्हारा पति कई दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझसे शादी कर लो। मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती। देखो तुम्हारा पति आज जबरदस्ती तुम्हारे सोने के बाद मेरे कमरे में आ गया और फिर आज ये मुझे बर्बाद कर देने वाला था। मैं माधुरी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर वो तो खामोश खड़ी हम दोनों को देख रही थी। आयुषी माधुरी के गले से लग गई थी और रोने की एक्टिंग कर रही थी, जबकि मैं बेबस खड़ा हुआ था। माधुरी ने आयुषी को खुद से अलग किया और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब देखकर मैं शॉक्ड रह गया था, जबकि आयुषी भी हैरान थी। माधुरी कहने लगी कि तुम बहुत चालाक हो आयुषी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ भी बना सकती हो। मैं तो तुम पर बहुत भरोसा करती थी। जिस दिन मैंने तुम्हें यहाँ अपने घर में देखा, मुझे उसी दिन से तुम पर शक होने लगा था। यहाँ तक कि मुझे तो नीतीश पर भी शक हुआ था, क्योंकि तुम उसकी पहली मोहब्बत हो। वो इतनी आसानी से अपनी पहली मोहब्बत को मेरे घर में लेकर आ जाएगा तो मुझे डर तो लगेगा ही ना। इसलिए मैंने तुम दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। जब तुम मेरे हटने के बाद मेरे पति से बातें किया करती थी तब मैं तुम्हारी बातें सुनती थी, और जब उसके जाने के बाद तुम मुझे भड़काया करती थी तब भी मैं तुम्हारी बातों को गौर से सुनती थी। ऐसा तुम चाहती थी, मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने पति के साथ अपना बिहेवियर बदलना शुरू कर दिया। उसको ये यकीन दिलाने लगी कि तुम मुझे भड़का रही हो, मगर तुम्हारी चालाकी मुझे पता चल गई। दिन में तो तुम्हें मौका नहीं मिलता ना मेरे पति से बातें करने का, इसलिए तुमने सोचा कि रात को तुम हेड मसाजर के ऑयल में नशे की दवाई मिला दोगी और मैं उस मशीन को रात को इस्तेमाल करूंगी तो मुझे गहरी नींद आ जाएगी।
तुमने तो काफी कोशिश की मेरे पति के करीब जाने की, मगर मेरा पति तुमसे हमेशा बचता रहा। आज सुबह जब तुम हेड मसाजर पर फिर से दवाई लगा रही थी, तब मैंने तुम्हें देख लिया था और आज मैंने हेड मसाजर का इस्तेमाल नहीं किया। और तुमने इस बात का फायदा उठाया कि मेरे सर में दर्द रहता है और मैं हेड मसाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे उससे सुकून मिल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ये दवाई कहाँ से खरीदी है। तुम जब उस दिन हमारे घर से दवाई लेने के लिए गई थी, तब मैंने तुम्हारे पीछे नौकरानी को लगा दिया था, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है। और मुझे उसी समय शक हो गया था कि जब तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया। मुझे मेरी नौकरानी ने बता दिया कि तुम किसी मेडिकल स्टोर पर गई थी। मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि तुम किस तरह की दवाई लेने के लिए गई थी, मगर जब मैंने देखा कि तुम उस दवाई को पानी में मिलाकर वो अपने हाथों से हेड मसाजर पर लगा रही थी, तब मैं समझी कि मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती है। क्योंकि इतना ज्यादा सोने पर तो मैं भी हैरान थी, और मैंने कभी ये बात ना तो तुमसे कही और ना ही नीतीश से कही थी। मेरी तुम पर हमेशा से ही नजर थी। जब जब तुम मेरे पति को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी, तब तब मैंने तुम्हारी हर बात को सुना है। आज भी जब तुम मेरे पति को झूठ बोलकर यहाँ बुलाने आई थी, तो मैं सो नहीं रही थी, बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। और काफी देर से मैं यहाँ दरवाजे पर खड़ी हुई तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा ड्रामा किया। तुम मेरे पति को मेरी नजरों में ही गिराकर मुझसे दूर करना चाहती हो, मेरे पति पर अपना कब्जा करना चाहती हो। मैं तो तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी। तुम्हारे अपने किए की सजा तुम्हें मिल गई थी, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आई, और अब तुम्हारी नजर मेरे पति पर है। तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम एक मतलबी लड़की हो जो सिर्फ दूसरों की खुशियों से सिर्फ जल सकती हो, अपने अच्छे भाग्य की प्रार्थना नहीं कर सकती। माधुरी धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि मेरे पति को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हैरान था कि माधुरी के दिल में क्या चल रहा था, और वो सब कुछ जानती थी, फिर भी वो मेरे सामने ऐसे रिएक्ट करती रही जैसे वो कुछ नहीं जानती। मैं तो यही समझ रहा था कि मेरी पत्नी आयुषी के भड़कावे में आ गई है, मगर मेरी पत्नी सच में बहुत समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से काम दिखाया था। मेरी पत्नी ने आयुषी के घर वालों को फोन करके बुला लिया था, और वो उनको पहले ही बता चुकी थी कि आयुषी हमारे घर में है। आयुषी माधुरी से माफी मांगती रह गई, लेकिन आयुषी को माधुरी ने उसके माता पिता के हवाले कर दिया था। वो लोग उसे अपने घर ले गए थे। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि धोखा हमें कभी भी और किसी भी इंसान से मिल सकता है। आयुषी मेरी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी पत्नी को उस पर बहुत भरोसा था। उसका भरोसा तो उस दिन टूटा जब वो ये देखना चाहती थी कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ या फिर उसकी दोस्त। हर औरत को सावधान रहना चाहिए और समझदारी से अपने घर को चलाना चाहिए। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद कर लेती हैं। मेरी पत्नी चाहती तो आयुषी की बातों में आकर मुझ पर यकीन भी कर सकती थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी नीयत जानने की भी कोशिश की और अपनी सहेली की भी, और फिर उसके सामने खुद ही सच्चाई आ गई कि नीयत आखिर किसकी खराब है। मैं एक मर्द था और आयुषी से मोहब्बत करता था। ये बात मेरी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से पता थी। उसे लगता था कि मेरे दिल में दोबारा से आयुषी के लिए मोहब्बत न आ जाए, इसलिए वो सावधान रही। और दूसरी तरफ आयुषी ने मुझे रिजेक्ट किया था। वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त पर भी नजर रखी, और आज सारी सच्चाई सबके सामने आने के बाद मेरी पत्नी ने उसको अपने घर से निकाल दिया, और अब हम लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज भी आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता, और किसी की मदद सिर्फ एक हद तक ही करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने मजबूर होने का दावा करते हैं, मगर वो मजबूर नहीं होते। वो मजबूर बनकर हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।